Very good morning, Radiant, class 11th. Student, we are talking about the journal entry in the last video. So, जर्नल एंट्री के बारे में आपको पहले से पता है कि सर जर्नल एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इसको सीख रहे हैं. बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सेट इनटू डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म एंड दैट डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉलो द रूल ऑफ पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. सो अभी तक तो जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा ठीक है, लेकिन आज जर्नल एंट्री करके देखते हैं और खुशी की बात है आपके लिए. चलिए देखते हुए बेटा जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. और जर्नल एंट्री में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड से जो जर्नल एंट्री होंगी वो कैसे करेंगे आप, जो रियल अकाउंट से होगा वो कैसे करेंगे, और जो नॉमिनल अकाउंट से होगा वो आप कैसे पास करेंगे. ठीक है, तो एक एक अकाउंट को मैं स्टार्ट करूंगा. यहाँ पे टॉपिक आपका है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, मतलब आप जर्नल एंट्री को पास कैसे करेंगे. ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके सामने होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप दिन भर करते रहते हैं, जो डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स आपके पास हैं, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को सेट करना है डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में. और डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में अगर आप इसको सेट करेंगे तो आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. कौन सा सिस्टम फॉलो करना है आपको, डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आपको तीनों अकाउंट का रूल फॉलो करना पड़ेगा, पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का. तो शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आज कुछ खास होने वाला है, कुछ ना कुछ तो पक्का जान जाएंगे कैसे जर्नल एंट्री होती है. ठीक है, फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिया है हमने लास्ट वीडियो में कि डेट रहता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, लेजर फोले जिसको आप कहते हैं, डेबिट अमाउंट क्रेडिट, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में. पर्सनल अकाउंट के बारे में जान लीजिए सबसे पहले बेटा. पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपनी, नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल फर्म, नेम ऑफ एनी ओनर, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल ग्रुप, दैट इज योर पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इस पर्सनल अकाउंट में भी तीन होता है. आपको बताया गया है कि नेचुरल पर्सनल होता है, आर्टिफिशियल होता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है. नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग का नाम आता है, आपका नाम, हमारा नाम आता है, ये चीजें क्लियर है. आर्टिफिशियल में द नेम विच आर गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग, जैसे किसी बैंक का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी कंपनी का नाम. रिप्रेजेंटेटिव में कई लोग कंफ्यूज थे, मेरे पास कई कॉल भी आए थे रिप्रेजेंटेटिव के लिए. तो बेटा रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है किसी ग्रुप को अगर वो शो करता है. सपोज दैट कि किसी की सैलरी बाकी है, ए की सैलरी बाकी है, बी की सैलरी बाकी है, सी की सैलरी बाकी है, ए बी सी, अगर वो लिविंग पर्सन है तो ये तो सर आपके नेचुरल होंगे. चूंकि अगर ये नेचुरल हो गए तो पक्की बात है नेचुरल पर्सनल अकाउंट अगर एबीसी है तो पर्सनल अकाउंट होने ही होने हैं. लेकिन आप क्या करेंगे सर, अंदर वाले तो नेचुरल है, लेकिन इनको हम एक कॉपी खरीद लेते हैं अलग से और उसका नाम दे देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्या नाम देते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब एक कॉपी ले लें जिसपे कहते भैया ये बाकी जिसकी सैलरी वो इसी हेड में रहेगी. चूंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ग्रुप को शो कर रहा है तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव. ये एक ग्रुप को बताएगा भी अगर आप बाकी वाली सैलरी जाना चाहते हैं तो इस बुक को देखिए और इसमें जो सबका नाम लिखा है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ये नॉमिनेट कर रहा है ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा पर्सनल में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चूंकि यहाँ पे किसी ओनर, किसी संस्था की बात होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये मिस्टर मोहन है. क्या नाम है बेटा, मिस्टर मोहन. ठीक, अब मिस्टर मोहन, चूंकि रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, सबसे पहली बात सर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है ऑल रिसीवर विल बी डेबिट, रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा, एंड ऑल गिवर विल बी क्रेडिट. तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट, ये आपका रूल है पर्सनल अकाउंट का. हाउ इट विल बी अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करेंगे आप. हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज करो लेट मिस्टर मोहन आपने किया मोहन पे 2000 टू अस. हमको मोहन ने कितना दिया, 2000 रुपए दिया. ठीक है, सबसे पहला आपको बताया गया था स्टेप ऑफ जर्नलाइजिंग में कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट कि व्हाट अकाउंट विल बी एप्लीकेबल हियर. तो सबसे पहले मिस्टर मोहन की बात आ गई, तो सर मिस्टर मोहन का नाम तो आना ही आना है चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, सॉरी बेटा ये पर्सनल अकाउंट आपका है, मोहन का नाम तो आ ही गया. लेकिन दूसरा क्या, अस जैसा तो कोई अकाउंट होता नहीं है. ये जो 2000 पे किया है मिस्टर मोहन पे 2000 टू अस, मिस्टर मोहन ने हमें जो है 2000 रुपये पे किया. तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये जो 2000 रुपये आया है बेटा वो आपका है कैश. क्या है, कैश. 2000 कैश आपका है, सॉरी कुछ मिस्टेक है, ये 2000 आपका कैश है. क्या है, कैश.
तो एक तो आप कैश अकाउंट को मान लीजिए कि सर एक कैश अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा मोहन अकाउंट। नरेशन अब मिस्टर नाम मत ले लीजिएगा, लेट को मत पकड़ लीजिएगा, पे को मत पकड़ लीजिएगा, इस तरीके से अकाउंट नहीं बनता। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट अकाउंट कैन बी एप्लीकेबल हियर। सो मिस्टर मोहन अकाउंट, चूंकि ये अकाउंट रिलेट कर रहा है पर्सनल से, और जो कैश होता है वो रिलेट करता है रियल से। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। अगर आप इस ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन में मोहन रिसीवर है कि गिवर है, सर मोहन गिवर है। क्योंकि मोहन पे कर रहा है, मोहन पे टू अस, मोहन ने हमें पे किया, तो हम अपने लिए क्या सोचेंगे कि सर अगर मोहन की बात की जाए तो मोहन क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और कैश की अगर बात की जाए, कैश कौन सा अकाउंट है, सर कैश रियल है, और रियल का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स ऑन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आता है वो डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। चूंकि जब मोहन ने पेमेंट किया तो आपके पास कैश आया, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। यहां रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप यहीं बगल मत लिख दीजिए, जो लिखा जा रहा है उसका भी एक अपना स्पेसिफिक गाइडलाइन है। कैश अकाउंट डेबिट, यहां से कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। कितना, 2000, कैश अकाउंट डेबिट 2000। इसके बाद क्रेडिट को लिखने के लिए आप क्रेडिट नहीं लिखते, यहां टू लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, टू का मतलब क्रेडिट हो गया, टू मोहन, टू मोहन। हमने बताया कि पर्सनल अकाउंट के बगल एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके क्या लगा देंगे, अकाउंट। कितना हो जाएगा, 2000। सात बातें आपको मेरी क्लियर है कि कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये आपका पहला जर्नल एंट्री पास हुआ, आपके लाइफ की पहली जर्नल एंट्री आप कह सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 2000 रुपी। आप यहां दिखा सकते हैं नरेशन के तौर पे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, सॉरी, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड बीइंग पेमेंट रिसीव्ड बाय मोहन। क्या लिखाएंगे बेटा, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड बाय मोहन। ये इस तरीके से बीइंग पेमेंट रिसीव्ड बाय मोहन, इसको दोनों तरफ से ब्रैकेट जो है इसको बंद कर देंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड बाय मोहन। और इस तरीके से पहली लाइन आपकी जो ब्लॉक हो जाएगी। और वो ध्यान रखिएगा, ये लाइन ना तो डेट को क्रॉस करेगी ना तो एलएफ को क्रॉस करेगी, ये सिर्फ पहले ही कॉलम को जो है वो ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो पहला आपको सेंटेंस समझाया कि मोहन कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, इस तरीके से जो है वो होगा। इसके बाद बेटा समझ आया। इसके बाद हम दूसरा ट्रांजेक्शन अगर ले लें तो दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए बेटा अब एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा। और अब पेमेंट की बात नहीं बल्कि मैं रिसीविंग की बात करता हूं कि आपने किसी को पे किया, ठीक है। तो अगर आपने किसी को पे किया, सपोज दैट आप एक ट्रांजेक्शन अपनी कॉपी में लिखिए कि पे टू यक्स, ठीक है, पे टू मिस्टर यक्स, या सैमसंग कंपनी लिख दो। सपोज दैट आपकी मोबाइल का बिजनेस है तो आपने सैमसंग कंपनी को जो है वो पे किया है 2000 रुपी, ठीक है। तो अगर आपने सैमसंग कंपनी को पे किया 2000 रुपी तो क्या होगा, हमने एक ट्रांजेक्शन लिया कि पेड 50 लाख, कितना पे किया, 50 लाख टू सैमसंग कंपनी। किसको पे किया, सैमसंग कंपनी को। अब अकाउंट कौन कौन सा ओपन होगा, चूंकि सैमसंग कंपनी को आप जानते हैं, ठीक है। तो सैमसंग कंपनी के लिए, सैमसंग कंपनी के लिए जो सैमसंग कंपनी है ये आपका नेम है कि नहीं, सर नेम है। तो नेम में कौन सा अकाउंट रूल अप्लीकेबल होता है, पर्सनल का। पर्सनल का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, ठीक है। ये रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग अकाउंट तो एक मिल गया आपको, लेकिन दूसरी बात अगर की जाए, पेड का मतलब पेड अकाउंट मत ओपन कर दीजिएगा, ये लाख एंड टू ये सब मत ओपन कर दीजिएगा। पेड का मतलब कैश, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में पेमेंट या रिसीविंग की बात कर दे और वहां पे कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप ये समझें कि वो रिसीविंग कैश में ही हो रही है, ठीक है। तो आपके पास कैश जो है वो आपके पास से जा रहा है। तो ध्यान से देखिए फिर से, सैमसंग कंपनी पेड 50 लाख टू सैमसंग कंपनी। आपने सैमसंग कंपनी को कितना पे किया है, 50 लाख रुपए। जब आप पे करेंगे 50 लाख तो सैमसंग कंपनी आपके पेमेंट को रिसीव करेगी, तो सैमसंग कंपनी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सैमसंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना, 50 लाख, ठीक है। अब ये कैश किस अकाउंट से रिलेट करता है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका कैश चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, यहां हो जाएगा 50 लाख। डेबिट का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, और ठीक उसी के सामने जो आपकी ये देखो
इसके सामने ये है और इसके सामने ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेबिट के बीच में यहाँ गैप होना चाहिए, और ये नहीं कोई सटा के नहीं लिख देगा, यहाँ पे एकदम क्लोज करके नहीं लिखना है। ये अगर हमने लिखा सैमसंग अकाउंट, सैमसंग कंपनी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये गैप मेंटेन करके ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब रूल है। अब नरेशन के तौर पे बीइंग पेमेंट मेड टू सैमसंग कंपनी, बस हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा रियल अकाउंट के बारे में जान लें। रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है सर? रियल अकाउंट में आप कहते हैं कि नेम ऑफ ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के जितने भी असेट्स होते हैं वो सारे जो है इसमें लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आप नेम ऑफ ऑल असेट्स लेने जा रहे हैं, इसमें दो तीन चीजें नहीं जाती। जैसे डेटर को आप नहीं टच करेंगे, डेटर आपका असेट्स है, लेकिन ये कभी भी रियल नहीं माना जाता। डेटर हमेशा क्या माना जाता है? डेटर हमेशा आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव, और वो माना जाता है पर्सनल अकाउंट। ना तो आप प्रीपेड एक्सपेंस को लेंगे, प्रीपेड भी आपका असेट्स, लेकिन ये भी नहीं जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं जाएगा, ठीक है। और किसको नहीं लेंगे? और भी अगर आपके सामने इंफॉर्मेशन, जैसे बैंक अगर आपको मिल गया तो बैंक भी नहीं जाता, क्योंकि बैंक का नाम होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि परचेज मशीनरी, आपने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज किया, परचेज मशीनरी ₹2000, ठीक है, फॉर कैश। अच्छा, अगर कैश नहीं बोलता तब क्या मानते हैं सर? इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब भी कैश ही माना जाएगा, ठीक है। तो जब आप मशीनरी परचेज करेंगे तो आपके पास मशीनरी तो आएगी, लेकिन इस मशीनरी को लाने के लिए आपको अपना कैश देना पड़ेगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो चूंकि मशीनरी आप परचेज करके ला रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये गैप मेंटेन होना चाहिए, ऐसे एरो मत बना दीजिए। हमने सिर्फ बना दिया इस तरीके से 2000 तो 2000 डेबिट में और क्रेडिट में। नरेशन के तौर पे बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक, फॉर कैश भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर बेटा ये मशीनरी आपने परचेज किया तो ये एंट्री हुई। अच्छा ये बताओ, अगर हम बिल्डिंग परचेज करते तब क्या एंट्री होती बेटा? बताओ, आप सब लोग बताओ, अगर बिल्डिंग परचेज करोगे तो क्या एंट्री होगी? अरे जब बेटा मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कार परचेज करेंगे तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर और कोई असेट्स परचेज करेंगे तो वो अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। बात में समझ आ रही है, ठीक है। टूल्स अगर कोई आप परचेज करते तो वो भी आपका डेबिट टू कैश हो जाएगा। मींस व्हेन एवर यू आर परचेजिंग एनी असेट्स, तो आप क्या करेंगे, उस असेट्स को डेबिट करके जिस वे में पैसा गया उस पैसे को जो है वहां आप यूज कर देंगे, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, अगर सपोज करें आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो सर वन वे हो गया। अब दूसरा ट्रांजेक्शन ये है कि ओल्ड फर्नीचर, कोई फर्नीचर था जो अब यूजलेस हो चुका था, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹4500 फॉर कैश। कैश में फर्नीचर बेचा है। जब आप फर्नीचर को बेचेंगे तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा? सर फर्नीचर जाएगा, लेकिन आएगा क्या? कैश। अब की बार बेचने पे कैश आ रहा है, लेकिन आपके दुकान से फर्नीचर जा रहा है। आने वाले को डेबिट करते हैं, कैश आपका डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 4500 एंड 4500, ठीक है। नरेशन के तौर पे बीइंग फर्नीचर सोल्ड या बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, इस तरीके से जो है आप कर देंगे, ठीक। ये आपका हो गया दूसरा। अब बेटा हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम को रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और रूल क्या है? जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में रखे जाएंगे, जो इनकम में होगा वो क्रेडिट में रखा जाएगा। दैट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। पहचान कैसे करते हैं? द अकाउंट विच रिलेट टू द ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम ऑफ द बिजनेस। अच्छा, एक्सपेंसेस होते क्या है सर? सैलरी का पेमेंट, किसका पेमेंट? सैलरी का पेमेंट। सर अगर हमने किराए पे लिया है तो रेंट का पेमेंट। सर वेजेस का पेमेंट, मजदूरी का पेमेंट, या आपने परचेज किया तो परचेज का पेमेंट, ठीक है। तो जो भी आप पेमेंट करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं?
क्या होते हैं बेटा, वो सारे आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो सभी आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। अब हमने एक ट्रांजेक्शन ले लिया कि सैलरी पेड 2000, ठीक, सैलरी कितना पे किया 2000, चूंकि पेड है तो कैश की बात आएगी। एक आपका यहाँ ओपन होगा सैलरी अकाउंट और दूसरा ओपन होगा कैश अकाउंट, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट किससे रिलेट कर रहा है, नॉमिनल से। नॉमिनल का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। चूंकि सैलरी आपका एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो आप सैलरी को क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। 2 लगाएंगे, यहाँ पे बीच में गैप मेंटेन रखेंगे, 2 लगाएंगे। इसके बाद 2 में क्या रखें हम, चूंकि सर ये हमारा कैश है और कैश रेट करता है रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल क्या है, अगर आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। चूंकि आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके पास से जा रहा है, इसका मतलब कैश हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना, 2000, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर रेंट पेड करते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और कोई एक्सपेंस पे करते तो, वेजेस पे करते तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी खर्चा करेंगे तो वो खर्चे को डेबिट करके, एक्सपेंसेस डेबिट करके टू कैश कर देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर वही वो इनकम हो, तो इनकम के केस में क्या होगा, सपोज दैट हमने एक ट्रांजेक्शन लिया कि रिसीव्ड कमीशन, आपको क्या मिला है, कमीशन मिला है। तो ये बताओ आप कमीशन रिसीव करेंगे, सपोज दैट कि आपकी बड़ी सी दुकान है, कोई आया कहा भाई मेरा सामान बेच दो या कस्टमर को बता दो, मैं इसके बारे में आपको कमीशन दूंगा। तो आपको 5% हो सकता है कमीशन मिला हो, और ये 5% जो था वो 5000 के बराबर था, ठीक है। जब आप कमीशन को रिसीव करेंगे तो एक तो आपका होगा कमीशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कमीशन अकाउंट, और दूसरा आप जो रिसीव करेंगे वो किस में रिसीव करेंगे, कैश में रिसीव करेंगे। जब आप कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश आपके पास आएगा, ठीक है, और कमीशन आपका क्या है, कमीशन हमारा हो जाएगा इनकम, ठीक है। कैश किस अकाउंट से रिलेट करता है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। चूंकि आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरा कैश डेबिट होगा कितने से, 2000 से, या सॉरी 5000 था तो 5000 कर दीजिए इसको 5000 से। इसके बाद यहाँ 2 लिखेंगे, चूंकि आपको रिसीव क्या हुआ, कमीशन कौन सा अकाउंट फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट। चूंकि ये इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट, कितना, 5000, ठीक है। ब्रैकेट में बीइंग कमीशन रिसीव्ड, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है आपको रूल फॉलो करने हैं, आगे भी क्वेश्चन करके बताए जाएंगे। नाउ मीनिंग ऑफ गुड्स में आपको देख लीजिए, परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है, परचेज वर्ड उसी के लिए यूज होगा व्हेन वी आर परचेजिंग एनीथिंग फॉर रीसेल। अगर आपने कोई सामान परचेज किया रीसेल करने के लिए तो वो आपका परचेज ट्रीट किया जाएगा। सपोज दैट अगर एग्जांपल ले लूं, परचेज गुड्स ₹10,000, 10,000 का सामान परचेज किया, तो इसके लिए आप यूज करेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब द गुड्स विच वी आर परचेजिंग इन आवर बिजनेस फॉर रीसेल, मतलब जिसका बिजनेस होता है उस वो सामान अगर आप परचेज करेंगे तो आपके लिए परचेज बोला जाएगा। लेकिन ये अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, परचेज मशीनरी, तो परचेज तो लिखा लेकिन मशीनरी परचेज किया है, तो यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट को ओपन करेंगे, परचेज को नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब सर कि परचेज के बगल अगर गुड्स लिखा है तो परचेज अकाउंट, परचेज के बगल अगर किसी असेट्स का नाम लिखा है तो उस असेट्स के नाम को हम पकड़ेंगे। सेल्स में भी सेम है, अगर सेल सिर्फ लिखा है सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स का मतलब सेल्स अकाउंट, हम वो सामान सेल कर रहे हैं जिसका हमारा बिजनेस है। लेकिन अगर हम वहीं पे ओल्ड फर्नीचर सेल कर दें तो ओल्ड फर्नीचर के सेल करने पे फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा, ना कि सेल्स अकाउंट ओपन होगा। मतलब अगर सेल्स के बगल गुड्स लिखा है तो सेल अकाउंट, सेल्स अगर आप कर रहे हैं लेकिन कोई असेट सेल कर रहे हैं तो उस असेट्स के नाम का अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट नहीं बनेगा। सेम ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में भी है, ठीक है। परचेज रिटर्न उसी के लिए यूज होगा जो सामान आपने परचेज किया तो आपने रिटर्न किया, ठीक है। और सेल्स रिटर्न भी उस सामान के लिए यूज होगा जो आपने बेचा तो था लेकिन कस्टमर ने ला करके वापस कर दिया। स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का भी कंसेप्ट आएगा। स्टॉक का मतलब द गुड्स विच आर लेफ्ट इन द बिजनेस बिसाइड्स ऑफ सेल, मतलब जो भी सेल नहीं हुआ वो सामान अगर जो बच गया है उसके लिए आप स्टॉक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आप जो है क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या क्या करना है आपको। होमवर्क आपको
पर्सनल का रूल वो करना, स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट विद एग्जांपल, स्टेट द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट विद एग्जांपल, स्टेट द रूल ऑफ रियल अकाउंट विद एग्जांपल। तो पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल या पर्सनल, रियल, नॉमिनल सभी के आपके अकाउंट को जो है वो करने हैं। आप कर लीजिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, करते जाइएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक एनफ, दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।